हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चे लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। सो बच्चों, आज हमारी अकाउंटेंसी की क्लास है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक ब्रांड न्यू चैप्टर, गुडविल, द नेचर एंड इट्स वैल्यूएशन। सो बच्चों, वैसे तो ये कोई चैप्टर नहीं है, इट इज जस्ट अ टॉपिक, बट its application is very important in our forthcoming chapters. So इसीलिए इसको एक चैप्टर बना के रख दिया गया है ताकि हम इसको एक ड्यू इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि गुडविल के बिना तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर गुडविल के बारे में हमें अब और क्या क्या नई बातें पता चलने वाली हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो बच्चे, चैप्टर है गुडविल। अब गुडविल कोई हमारे लिए ऐसा वर्ड तो है नहीं जो आज तक हमने नहीं सुना। तो ये गुडविल वर्ड है क्या? बच्चे, ये गुडविल वही चीज है जिसके पीछे हम लोग भागते हैं। हम एक कस्टमर की तरह बहुत सारा सामान मार्केट में खरीदते हैं और जब हम मार्केट से सामान खरीदते हैं तो हम इस एक एस्पेक्ट को जरूर इंपॉर्टेंस देते हैं। अब देखो, हमारे घर में टूथपेस्ट आता है, सोप आता है, शैम्पू आता है, टीवी है, फ्रिज है, ट्यूबलाइट लगी है, एक बल्ब लगा है और भी बहुत सारी चीजें हैं हमारे यहाँ पे। अब क्या होता है कि हम सपोज करो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी का एक टेलीविजन खरीद के लेकर आए, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने वीडियोकॉन का एक टेलीविजन परचेज किया। अब जब आपने टेलीविजन परचेज किया तो आपने देखा कि उसका जो टेलीविजन है वो बहुत बढ़िया चल रहा है, आपको उसे इस्तेमाल करते करते 6 से 7 साल हो गए। अब अचानक से आपके घर का रेफ्रिजरेटर खराब हो गया। अब जब रेफ्रिजरेटर खराब हो गया तो आपने कहा कि कौन सी कंपनी का खरीदना चाहिए, तो तुरंत आपके माइंड में एक कंपनी जो फटाफट से आएगी, उसका नाम क्या होगा? बताइए, क्या नाम होगा? वीडियोकॉन। क्यों? आप उस कंपनी के प्रोडक्ट को ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपके माइंड में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो गुडविल है वो पॉजिटिव है। वहीं पे सपोज करो कि आपने इससे पहले कोई एक एसी परचेज किया था किसी फलाना कंपनी का, ठीक है, पर उस एसी को खरीदे हुए आपको 6 महीने ही हुए थे कि उसमें प्रॉब्लम होनी स्टार्ट होने लग गई। आपको हर थोड़े दिन में उसकी रिपेयरिंग करानी पड़ती है, उसके लिए एक पर्सन बुलाना, आपको सर्विसमैन बुलाना पड़ता है, मतलब आप बहुत परेशान हो गए हो। तो क्या नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खरीदना होगा तो क्या आप उस सेम कंपनी का खरीदेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में उस कंपनी की जो गुडविल है, जो रेपुटेशन है, वो नेगेटिव हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि किसी कंपनी के प्रोडक्ट के तरफ दोबारा जाना कहीं ना कहीं उसकी गुडविल पे डिपेंड करता है। उस कंपनी के प्रोडक्ट से हमारे माइंड में एक गुडविल एस्टैब्लिश होती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और कंपनी के लिए, जो हमें उस कंपनी के प्रोडक्ट की तरफ वापस लेकर जाता है। तो आप कह सकते हो कि गुडविल क्या है? गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ अ कंपनी। गुडविल किसी भी कंपनी की क्या है? रेपुटेशन है, जो आप मार्केट में एस्टैब्लिश करते हो अपने प्रोडक्ट के थ्रू, अपने काम के थ्रू, ठीक है। और यही गुडविल आपके बिजनेस को आगे तक ले जाने में आपकी मदद करती है। तो इसका मतलब गुडविल किसी भी एक कंपनी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि गुडविल हमारी कंपनी को एक फ्यूचर बेनिफिट देती है, क्योंकि गुडविल जो हम कमा रहे हैं वो सिर्फ हमें आज ही फायदा नहीं देने वाली है, वो इन फ्यूचर भी हमें फायदा देने वाली है। और आप सभी ये बात जानते हो कि वो सारी चीजें जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट देती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं उस कंपनी के एसेट। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं that goodwill is an asset. Yes, what we have learned that goodwill is an asset because it is going to give us some future benefits. तो आगे चलते हैं। So it is an asset which places an enterprise at an advantage to earn the higher than the normal profit. और कहीं ना कहीं यही गुडविल कंपनीज की हेल्प करती हैं कि वो अपने नॉर्मल प्रॉफिट से भी ज्यादा पैसा कमा सके। तो इसका मतलब गुडविल एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी कंपनी के लिए। तो आखिरकार ये गुडविल होती कैसी है? क्या है इसके फीचर, क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स? मैम, आपने ये तो बोल दिया दैट इट इज एन एसेट, बट ये कौन से वाला एसेट है? सो बच्चे, इट इज एन इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट्स मतलब, इनटेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है बच्चे कि क्या आप किसी की गुडविल को देख छू सकते हो? क्या रेप्यूटेशन को आप देख छू सकते हैं? नहीं।
ये एक ऐसा एसेट है जिसकी वैल्यू तो है बट जिसे आप देख छू नहीं सकते, सो इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स एंड इट डजंट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ द एंटरप्राइज। तो क्या आप किसी की गुडविल को किसी कंपनी से अलग कर सकते हो? मैं आज आपको यहाँ पर लगातार पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आपको मेरा पढ़ाना समझ आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, इसका मतलब मेरे लिए आपके मन में एक अच्छी गुडविल एस्टैब्लिश हो रही है कि हाँ यार ये वाली मैडम भी हैं जो बहुत अच्छा पढ़ा लेती हैं, बस थोड़ी अभी बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, धीरे धीरे हो जाएंगे। धीरे धीरे कैसे होंगी? जब मेरी गुडविल आपके माइंड में पॉजिटिव होती जाएगी, आप मेरी उसी गुडविल को औरों के साथ शेयर करेंगे कि यार ये वाली मैडम है बहुत अच्छा पढ़ाती है, तुम भी इनको सब्सक्राइब करो और इनके साथ अपनी पढ़ाई को शुरू करो। तो आप क्या मेरी गुडविल को मुझसे अलग कर सकते हो क्या? नहीं। तो गुडविल को उसकी एंटरप्राइज से अलग नहीं कर सकते। इट हेल्प्स इन अर्निंग द हायर देन द नॉर्मल प्रॉफिट। ये तो हमने डेफिनेशन में ही बात पढ़ ली कि आपकी गुडविल आपको आपके नॉर्मल प्रॉफिट से भी ज्यादा पैसा कमाने में मदद करती है, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी मार्केट में रेपुटेशन होगी उतने ही ज्यादा आपका कस्टमर बेस बनेगा, और जितना अच्छा आपका कस्टमर बेस बनेगा उतने ही आपके प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे। Fourth one is the value of goodwill is subjective and it depends upon the assessment of valuer। अब बच्चे मैं आपको चलो एक चीज समझाती हूँ। हमारा जो क्वेश्चन पेपर होता है, जो बोर्ड एग्जाम का पेपर आता है, आपने 11th क्लास के भी एग्जाम दिए, आपका पेपर दो अलग अलग पैटर्न का मिक्सचर है। क्या पैटर्न है? ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? जहां पर आप एमसीक्यू करते हो, जहां पर 4 ऑप्शन में से सिर्फ एक ही करेक्ट ऑप्शन होता है। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मतलब क्या है कि जहां पर आपको करेक्ट आंसर एक ही मिलेगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव असेसमेंट आपको एक सिंगल पॉइंट पे पहुंचाते हैं एंड विच इज कॉमन और सेम टू ऑल। बट वहीं पे जब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स को देखते हैं, सब्जेक्टिव मींस जिसमें आपको लिखना होता है 30-40 वर्ड्स, 50-60 वर्ड्स, ये जो आपके 3-4-6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं आंसर्स का पैटर्न देखूं तो अब ऐसा तो है नहीं कि सभी डिट्टो बुक की लैंग्वेज लिखेंगे तो एक जैसा लिखेंगे। हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस हैं उनके लैंग्वेज को थोड़ा थोड़ा चेंज करता है और अपने अकॉर्डिंग उसको लिखता है। अब जैसे कि इंग्लिश का राइटिंग सेक्शन ही है, ठीक है, अब उस राइटिंग सेक्शन के अंदर हर बच्चा अपने थॉट्स उसके अंदर लिखेगा ना, इसका मतलब कि उसका आंसर हर किसी बच्चे के लिए अलग होगा, उसके थॉट प्रोसेस जो है वो हर किसी के लिए अलग होगा, सेम नहीं होगा। यानी कि सब्जेक्टिव में हर किसी के लिए चीजें सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, सबके लिए चीजें अलग अलग होंगी, बट ऑब्जेक्टिव में आप एक सिंगल वैल्यू पर पहुंचते हैं। ठीक, तो यहां पर मैंने क्या बोला, दैट द वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मींस कि यहां पर गुडविल की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। आप अगर गुडविल को कैलकुलेट कर रहे हो, आप अगर किसी की गुडविल को देख रहे हो, तो हो सकता है, देखो एक ब्रांड मैं इस्तेमाल करती हूँ, सपोज करो कि मैं सैमसंग का फोन इस्तेमाल कर रही हूँ या वीवो का फोन इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मेरे लिए उस प्रोडक्ट की गुडविल कुछ और है, हो सकता है आपके लिए उसकी गुडविल कुछ और हो, आप किसी और चीज से उसको कैलकुलेट कर रहे हो, मैं किसी और चीज से उसको सोच रही हूँ। तो गुडविल की जो वैल्यू है ये सब्जेक्टिव होती है एंड टोटली डिपेंड्स अपॉन द असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर। वैल्यूअर मींस जो उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा है, तो उसका असेसमेंट का क्या पैटर्न है उस गुडविल को कैलकुलेट करते टाइम, ये उस पर डिपेंड करता है। इसका मतलब आपको गुडविल की वैल्यू हर किसी के लिए सेम नहीं मिलती है। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई कि सब्जेक्टिव क्यों बोला गया है। एंड इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। अब मैडम ये फिक्टिशियस एसेट का मतलब क्या होता है? बच्चा फिक्टिशियस का मतलब होता है विच इज नॉट रियल, मतलब कोई ऐसी चीज जो रियल नहीं है, जो अज्यूम्ड है, या मैं कह सकती हूँ कि एक ऐसा एसेट जिसको अगर आप मार्केट पे बेचने के लिए जाओ तो आपके हाथ में कोई पैसा नहीं लगने वाला है। बट गुडविल, अब आप कहेंगे मैम आप ये क्या बात बोल रही हो, बच्चे गुडविल को भी मार्केट में खरीदा और बेचा जाता है। अब आप कहेंगे मैडम कौन सी दुकान है जो कहती है लो जी नोकिया की गुडविल खरीद लो जी वीवो की गुडविल खरीद लो, ऐसी कौन सी दुकान है? बच्चे दुकान तो कोई नहीं है, लेकिन हमारी अकाउंटेंसी आपको गुडविल को भी खरीदना और बेचना सिखाएगी, और इस चैप्टर में हम यही सीखने वाले हैं। तो दिल थामे रखिए, आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं 12th क्लास के अंदर। सो बच्चे, आपकी गुडविल कोई फिक्टिशियस एसेट नहीं है, ये एक रियल एसेट है
जहां पर आपके गुडविल की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं है, बट इट कैन बी रियलाइज्ड इन कैश। आप कैश में गुडविल को रियलाइज कर सकते हो। बट फिक्टिशियस एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो रियल में नहीं होते और ना ही आप इनके अगेंस्ट कोई कैश रियलाइज कर सकते हैं। तो मैडम ऐसे कौन से एसेट होते हैं जो एसेट आप बोल भी रहे हो पर वो रियल भी नहीं है और वो कैश में भी रियलाइज नहीं किए जा रहे, तो फिर हम उसे एसेट बोल ही क्यों रहे हैं? बच्चे, होते हैं ऐसे एसेट। आपको याद है आपने क्लास 11th में कुछ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़े थे और उसके अंदर आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा था एडवर्टाइजमेंट। हमने अमिताभ बच्चन से एक एड कराई, ठीक है। आज हमने अमिताभ बच्चन से अपने एक प्रोडक्ट की सपोज करो मैंने ये अपना मार्कर उनसे एंडोर्स करा लिया, ठीक है। एक मार्केटिंग करा ली हमने उनसे, एक एडवर्टाइजमेंट करा ली, उन्होंने मुझसे 1 करोड़ रुपए चार्ज किया। अब भाई हमने एक ही बारी में इस एडवर्टाइजमेंट का पैसा उनको भर दिया 1 करोड़ रुपए। अब ये जो एडवर्टाइजमेंट मैंने अमिताभ बच्चन जी से करवाई, क्या इसका बेनिफिट या क्या ये एडवर्टाइजमेंट मैं सिर्फ 1 महीने दिखाने वाली हूँ, 1 साल इस्तेमाल करने वाली हूँ, या आगे आने वाले कुछ 5 से 10 साल तक मैं सेम एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल कर सकती हूँ? क्योंकि अमिताभ बच्चन जी तो फॉरएवर हैं और उनको फॉलो करने वाले बहुत से लोग हैं, तो मुझे उस 1 करोड़ का बेनिफिट आगे आने वाले 10 सालों तक मिलने वाला है। तो उसकी कॉस्ट को मैं 1 ही साल में क्यों लिखूंगी? भाई हमने एक्रूअल कंसेप्ट पढ़ा है, हमने मैचिंग कंसेप्ट पढ़ा है, जो ये कहते हैं कि जितना भी आप रेवेन्यू अर्न कर रहे हो उसके मैचिंग एक्सपेंसेस आप लिखते हो। और हमने ये भी पढ़ा है कि इस साल का खर्चा इसी साल रिकॉर्ड होगा, वाइदर पेड और नॉट, और इस साल की इनकम इसी साल रिकॉर्ड होगी, वाइदर रिसीव्ड और नॉट। तो इन सभी चीजों को फोकस करते हुए हम ये कह रहे हैं कि ये 1 करोड़ रुपए का खर्चा सिर्फ 1 ही साल में नहीं लिखा जाएगा, आगे आने वाले 10 सालों तक लिखा जाएगा। तो आप सपोज करो कि मैंने 1 करोड़ को 10 साल में अगर डिवाइड किया इक्वली, तो 1 साल का खर्चा हुआ 10 लाख, तो मैंने 10 लाख इस साल लिखा, 90 लाख मैंने अपने एसेट में लिख दिया एज अ फिक्टिशियस एसेट, कि भाई ये है तो मेरा एसेट, ये मुझे बेनिफिट तो दे रहा है, लेकिन इसके बदले मुझे कोई पैसा नहीं मिलने वाला है, ये कोई रियल एसेट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे एसेट होते हैं फिक्टिशियस एसेट, जिसका हमने खर्चा कर दिया है, बेनिफिट आगे मिलने वाला है, लेकिन उस एसेट को बेचकर कुछ नहीं मिलने वाला। बट गुडविल तो ऐसा एसेट है ही नहीं। गुडविल एक रियल एसेट है, सिर्फ उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन उस गुडविल को आप मार्केट में बेच सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको फीचर्स क्लियर हो गए होंगे। मैंने बहुत मेन 5 फीचर्स लिखे हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। आपसे असर्शन, रीजन, एमसीक्यू किसी में भी ये पूछे जा सकते हैं कि गुडविल क्या है। एक इंटेंजिबल एसेट तो है, बट एक फिक्टिशियस एसेट नहीं है। इसकी वैल्यू सब्जेक्टिव है, यानी कि वैल्यूअर टू वैल्यूअर इट कैन बी अ डिफर। वैल्यूअर टू वैल्यूअर ये डिफरेंट हो सकती है, ये हमें हायर प्रॉफिट्स अर्न करने में हेल्प करती है, और आप अपने गुडविल को उसके एंटरप्राइज से अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा ये ना बॉडी एंड सोल वाला काम करते हैं। अब आगे चलते हैं, द नीड फॉर वैल्यूइंग द गुडविल। अब नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल का मतलब भाई कब कैलकुलेट करनी पड़ती है गुडविल? क्या हर समय हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं? नहीं बच्चे, गुडविल को हर टाइम नहीं कैलकुलेट किया जाता। कुछ ऐसे इवेंट होते हैं हमारी कंपनी के अंदर, जब हमें कुछ ऐसे इवेंट होते हैं हमारे बिजनेस के अंदर जब हमें गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो सबसे पहला इवेंट है व्हेन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस, यानी कि जब हमारे आपसी रिश्ते बदल जाएं। आपसी रिश्ते मतलब कि जब हमारी आपस की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है, तो उस टाइम पे हम एक बार गुडविल को कैलकुलेट जरूर करते हैं, और इसके ऊपर बेस्ड है हमारा आगे आने वाला चैप्टर नंबर 3। तो वहां पर हम इन सब चीजों को समझेंगे। वैल्यूएशन हम यही सीख लेंगे, उसकी एप्लीकेशन हम चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे। उसके अलावा एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, तीनों में से किसी भी केस में, यानी कि कोई पार्टनर एडमिट करे, कोई पार्टनर रिटायर करे बिजनेस को, या कोई पार्टनर की डेथ हो जाए, तो इन सभी केसेस में भी गुडविल को एक बार वैल्यू करना पड़ता है। और ये सारे ही आपके आने वाले चैप्टर्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अगर आप अपनी फर्म को बेचते हो तो गुडविल वैल्यू करोगे। When two or more firm अमलगमेट का सिंपल सा मीनिंग आप अभी यही समझ लो कि मर्ज, कि जब 2 या 2 से ज्यादा कंपनी आपस में मिलकर एक हो जाती हैं। जैसे कि कोई एक्स लिमिटेड कंपनी थी और कोई एक वाई लिमिटेड कंपनी थी, उन्होंने कहा कि हम दोनों अकेले अकेले तन्हा तन्हा काम कर रहे हैं, ऐसा करते हैं कि हम एक हो जाते हैं, और ये दोनों मिलकर बन गए एक्स वाई लिमिटेड। तो दिस इज अमलगमेशन। तो यानी कि जब 2 कंपनीज आपस में मर्ज हो जाती हैं तो उसको भी हम
तो उस टाइम पे भी हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। उसके अलावा व्हेन द फर्म इज कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, यानी कि जब एक पार्टनरशिप बिजनेस एक कंपनी बिजनेस में कन्वर्ट हो जाता है तब भी गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ता है। सो दीज आर द फ्यू इवेंट्स व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट द गुडविल। तो अभी हमने बहुत ही बेसिक चीजें पढ़ ली हैं गुडविल के बारे में। अब पढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातें गुडविल के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी गुडविल को अफेक्ट करते हैं, यानी कि जिससे हमारी गुडविल की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो पहला फैक्टर क्या है? एफिशिएंट मैनेजमेंट। अब एफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब क्या है? सपोज करो कि आप एक एसी परचेज करके लेकर आए, ठीक है। अब जब आप एसी परचेज करके लेकर आए तो आपने देखा कि 1 महीने के अंदर अंदर ही उसकी कूलिंग में कुछ फर्क पड़ गया है, यानी कि कूलिंग उस हिसाब से नहीं हो रही जिस हिसाब से होनी चाहिए थी। आपने कस्टमर केयर सर्विस पे कॉल किया, आपको वहां से कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला, यानी कि वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो जब वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, आपने 3-4 बार ट्राई किया, आपको कोई वहां से किसी भी तरीके का आपको रेमेडी वहां से नहीं मिल रही है, किसी भी तरीके से आपको वहां से सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो ऐसे में आपके माइंड में उस कंपनी के लिए किस तरीके की, उस बिजनेस के लिए, उस कंपनी के लिए कैसी गुडविल एस्टैब्लिश होने लग जाएगी? नेगेटिव, यानी कि उसकी गुडविल कम होने लग जाएगी। आप कहोगे इनका मैनेजमेंट ही सही नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसी भी कंपनी या बिजनेस का जो मैनेजमेंट होता है वो उसकी गुडविल को अफेक्ट करता है। उसके बाद फेवरेबल लोकेशन। आप अपना बिजनेस किसी ऐसी जगह पर लगाते हो जहां पर इजीली कस्टमर आपको अप्रोच कर सकता है। अब आप कल को जाके हिमालय पर्वत पे जाकर अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करोगे तो वहां तो कस्टमर नहीं जाने वाला ना। तो हमेशा अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करते टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि आप किस लोकेशन पे उसको एस्टैब्लिश कर रहे हो। जिस चीज का आप काम करते हैं उसके कस्टमर कहाँ आते हैं, तो उसके आसपास ही आपको अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहिए। उसके बाद फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि जब आपके फेवर में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हो, आपको लगता है ठीक है, एक अपना YouTube चैनल खोला हुआ है और उस पर हमें पढ़ा रही हैं, ठीक है, आप मुझे सिर्फ मेरे इस YouTube चैनल के थ्रू जानते हैं, और जो बच्चे मुझसे स्कूल में पढ़ते हैं या ऑफलाइन पढ़ते हैं वो मुझे इस तरीके से डायरेक्टली जानते हैं। कल को मुझे किसी ऑनलाइन फेमस प्लेटफॉर्म ने हायर कर लिया। अब आप सभी लोग जानते हैं ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, मैं नाम भी ले देती हूँ उनका। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे कि कॉमर्स वाला है, आजकल रैंक प्लस बहुत फेमस हो रहा है, उसके अलावा अनअकैडमी को आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो इस तरीके के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कल को अगर आपको लगा कि कल को अगर इनमें से किसी ने मुझे हायर कर लिया, इन्हें लगा कि यार ये मैडम अच्छा पढ़ा रही है, चलो इन्हें भी अपने यहाँ पर रख लेते हैं, तो कल को अगर इन्होंने मुझे अपने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया और मैंने इसकी न्यूज आपको अपने चैनल के ऊपर दी, तो आपको इस बारे में पता चला। अब आपको जब ये पता चलेगा तो आप अपने और दोस्तों से बताओगे, मेरे जो बच्चे हैं और आपके पास में अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करेंगे कि पता है हम जिन मैम से पढ़ा करते थे अब वो उस प्लेटफॉर्म पे काम करने वाली हैं। तो यहाँ पर ये जो मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ, ये मेरे लिए एक अच्छी गुडविल बिल्डअप करने का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो जो कंपनी है, वो ऑलरेडी मार्केट में अपनी एक बहुत अच्छी गुडविल एस्टैब्लिश कर चुकी है, और जब मैं उनके साथ जुड़ने वाली हूं तो उसका बेनिफिट मुझे भी मिल रहा है। यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये मेरे लिए एक फेवर का काम कर रहा है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर हम कभी एंटर करते हैं, यानी कि हम एज अ बिजनेस अगर किसी दूसरे बिजनेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसका ऑलरेडी मार्केट में रेपुटेशन अच्छा है, तो ये हमारी गुडविल के लिए भी पॉजिटिवली वर्क करता है। तो favorable contract is one of the most important factor which affects the value of goodwill. नेक्स्ट वन इज लॉन्गर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। अब देखो जो बिजनेस लंबे समय तक चले आ रहे होते हैं ना, अब देखो कोई बिजनेस है कि आपने चलाया, अगले 6 महीने में आपने उसे बंद कर दिया, या चलाया 1 साल में आपने उसे बंद कर दिया, तो ऐसे बिजनेसेस के ऊपर कौन ज्यादा भरोसा करेगा। बट वो बिजनेस जो इतने लंबे सालों से चले हुए आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे दिल में जो उनकी एक रेपुटेशन है वो पॉजिटिव रहती है, एक विश्वास होता है, एक एश्योरेंस होता है। तो यहाँ पर अगर कोई बिजनेस लंबे समय तक चल पाता है, टिक पाता है मार्केट में, तो उसकी गुडविल भी अफेक्ट होती है इन सब चीजों से। नेक्स्ट इज द एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स। अब मैडम जी ये पेटेंट्स क्या होते हैं? बच्चे पेटेंट्स का मतलब होता है द एक्सक्लूसिव राइट। अब ये एक्सक्लूसिव राइट किस चीज का है? सपोज करो कि आपने किसी तरीके की कोई डिस्कवरी करी, कोई आपने इन्वेंशन किया है, अब आप क्या चाहते हो कि यार मेरे अलावा इस इन्वेंशन, इस इनोवेशन का इस्तेमाल कोई और ना करे।
तो आप सरकार के पास जाते हैं, आप सरकार के पास जाएंगे, आप कहेंगे जी मुझे इस चीज का पेटेंट चाहिए, पेटेंट मतलब राइट चाहिए कि मेरे अलावा कोई और इस तरीके का काम ना कर सके, कोई और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना कर सके। तो अगर आपने ऐसा कोई राइट ले लिया तो आप एक एडवांटेज पे आ गए, क्योंकि जो चीज रेयर होती है वो चीज आपको पता है कि उनकी गुडविल भी अच्छी होती है। तो आपने एक स्पेशल चीज अपने पास ले ली है कि यार आपके अलावा कोई और उस चीज को बना ही नहीं रहा है, तो दैट मीन्स यहां पर भी आपकी गुडविल इस चीज से अफेक्ट होगी कि आप पेटेंट्स ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सेस टू द सप्लाईज, सप्लाईज मतलब आप जिस भी चीज का काम करते हैं, तो आपको सपोज करो कि आपको एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होते हुए आपको कुछ रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती होगी, तो आपको वो रॉ मटेरियल कितनी जल्दी मिल जाते हैं, आप उन रॉ मटेरियल को कितने आसानी से ले पाते हैं। एक्सेस मतलब क्या होता है कि आप की पहुंच, एक्सेस मतलब क्या होता है पहुंच, कि भाई आपको अपने कस्टमर की डिमांड को पूरा करना है, अब आपको उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो आपने देखा कि आप एक ऐसी जगह पर अपना बिजनेस लगाकर बैठे हुए हो कि अगर आपको रॉ मटेरियल चाहिए तो आपको एक हफ्ते का वेट करना पड़ता है, और वहीं पे आप किसी दूसरी जगह पर हो जहां पर आपका एक दिन के अंदर अंदर ही रॉ मटेरियल आ जाता है और आप तुरंत अपने कस्टमर की डिमांड को पूरा कर लेते हो। तो ये चीजें भी बहुत जरूरी है कि आपको रॉ मटेरियल आसानी से आपको मिल जाता है, तो अगर मिल जाता है तो आप डिमांड भी टाइम से पूरी कर पाते होगे, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर है। उसके बाद द क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट, भाई मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि आई ऑलवेज बिलीव इन क्वालिटी रेदर देन क्वांटिटी, कि भाई क्वालिटी पे वर्क करो आप, अपने क्वांटिटी पे वर्क करने से कोई फायदा नहीं है, क्वालिटी पे वर्क करो। तो अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो भले ही आप अपना सामान महंगा ही क्यों ना बेच रहे हो, लोग खरीदेंगे। तो आपकी क्वालिटी भी आपकी गुडविल को अफेक्ट करती है, ठीक है। उसके बाद द मार्केट सिचुएशन, अगर मार्केट सिचुएशन ऐसी है कि आप उतना सप्लाई नहीं कर रहे हो जितना लोग डिमांड कर रहे हैं, आपकी मार्केट की सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि मार्केट में आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा है आपकी सप्लाई से, तो ये भी तो आपकी गुडविल को अफेक्ट करिए। लोग देख रहे हैं कि यार इतनी डिमांड कैसे आ रही है इसकी, इसका मतलब कुछ तो बात है, तो जब कुछ बात है तो गुडविल खास है ना, तो ये भी आपकी गुडविल को अफेक्ट करता है। उसके अलावा आफ्टर सेल सर्विस, भाई देखो किसी के साथ भी जो आप एक रिलेशन बनाते हो ना, उस रिलेशन को एक समय के बाद आप क्या करते हो कि आपका काम निकल गया और आप उस रिश्ते को खत्म कर देते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए, रिश्तों की डोर इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए कि बस वक्त के साथ वो टूट जाए। ऐसा ही कुछ रिश्ता होता है कस्टमर और उसके सेलर के बीच में। भाई आपने अपना सामान बेचा, आप ये थोड़ी करोगे कि आपने सामान बेच दिया, उन्होंने पैसा दे दिया और बात खत्म। अगर आप अपने रिश्तों को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो आप उसको लंबे समय तक चलाना भी सीखें। तो ऐसे सेलर बने कि आपने सामान बेच दिया, उसके बाद भी आप अपने कस्टमर्स को सर्विस देते हो कि भाई हमने सामान बेच दिया लेकिन तब भी हम आपसे जुड़े हुए हैं, आपकी हर समस्या का समाधान हम तब भी करेंगे। तो आफ्टर सेल सर्विस भी कहीं ना कहीं जो कस्टमर्स के माइंड में एक पॉजिटिव गुडविल बिल्डअप करती है, ठीक है। उसके बाद गुड कस्टमर रिलेशन, अब भाई अच्छे रिश्ते बनाओगे, भाई जिनको सामान बेचना है उनसे रिश्ते तो अच्छे बनाने पड़ेंगे ना, तो गुड कस्टमर रिलेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू या गुडविल को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। अब मैं इसके बाद जो आपको टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चलिए चलते हैं उसकी तरफ। सो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ गुडविल। अब टाइप्स ऑफ गुडविल के अंदर हमारे पास दो तरीके की गुडविल होती हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि गुडविल को भी खरीदा और बेचा जा सकता है, तो इसी तरीके से हमारे पास जो गुडविल की पहली टाइप है वो है परचेज गुडविल। परचेज्ड गुडविल, अब वर्ड परचेज आपको क्या कहता है कि आपने कुछ खरीदा है। अब भाई कुछ खरीदा है तो बदले में पैसे भी दिए होंगे। भाई मैं अपने हाथ में ये दो मार्कर लेकर खड़ी हुई हूँ यहाँ पर, तो मैंने ये मार्कर परचेज किए हैं, तो मैंने जब इन मार्कर को परचेज किया होगा तो शॉपकीपर को मैंने कुछ पैसे दिए होंगे, तभी तो मेरी खरीदारी मानी जाएगी। उसी तरीके से जब मैं अपने घर का फर्नीचर खरीद के लेकर आई तो मैंने उस फर्नीचर के बदले में भी उस शॉपकीपर को पैसे दिए। तो यानी कि जब भी हम कोई सामान खरीद रहे होते हैं तो बदले में हम पैसे भरते हैं या पैसे के बराबर ही कोई चीज हमें यहाँ पर भरनी पड़ती है। इसी तरीके से जब आप किसी का बिजनेस खरीदते हो तो आप उस बिजनेस की गुडविल को भी खरीदते हैं, और जब आप किसी की गुडविल को खरीदोगे तो आप उसके बदले में कुछ पैसे भरोगे या पैसे के बराबर ही कोई चीज आप उसे दोगे।
सो दिस इज द परचेज गुडविल, तो इसे ही कहते हैं परचेज गुडविल। तो परचेज गुडविल क्या होती है? द गुडविल फॉर विच द फर्म हैज पेड एनी कंसिडरेशन, यानी कि ऐसा एसेट जिसके बदले में आपने कोई कंसिडरेशन, यानी कि वो गुडविल जिसके बदले में आपने कोई कंसिडरेशन मतलब कि आपने कुछ ना कुछ इन रिटर्न उसे जरूर दिया है। अब चाहे वो आपने उसे कैश में दिया हो या इन काइंड दिया हो। मैडम इन काइंड क्या होता है? इन काइंड का मतलब क्या होता है बच्चे, कि जहां पर आप कैश तो नहीं दे रहे हो बट कैश के बराबर कोई आप चीज दे देते हो। मैं किसी से कोई सामान खरीदा, अब बदले में मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी घड़ी दे दी या मैंने अपना कोई गोल्ड दे दी, यानी कि पैसे के बराबर कोई चीज दी जा रही है, तो उसे बोलते हैं इन काइंड। यानी कि डायरेक्टली मनी नहीं दी जा रही है बट मनी के इक्विवेलेंट कोई चीज अगर दी जा रही है तो उसे हम बोलते हैं इन काइंड। ठीक है, ठीक है मैम, ये बात तो आपकी हमें समझ में आ गई, पर थोड़ा सा और इलैबोरेट करिए इस चीज को। चलो बच्चों, मैं आपको एक रियल एग्जांपल देती हूँ। आप नोकिया नाम की कंपनी को बहुत अच्छे से जानते होंगे और उसी तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट को भी जानते होंगे। पता है बच्चे, मुझे आज भी याद है कि जब मोबाइल फोन स्टार्ट हुए थे ना बनने, जब मोबाइल फोन्स का इन्वेंशन हुआ, तो हमारे घर में जो पहला फोन आया था वो नोकिया कंपनी का ही फोन था। और उस टाइम पे नोकिया की जो ब्रांड वैल्यू थी ना वो बहुत अच्छी थी, मतलब नोकिया के मोबाइल फोन्स बहुत बढ़िया माने जाते थे। और याद है वो सांप वाला गेम, वो भी तो हम नोकिया में ही खेला करते थे। तो नोकिया की जो ब्रांड वैल्यू थी वो नोकिया मोबाइल फोन्स की जो ब्रांड वैल्यू थी मार्केट में वो बहुत ज्यादा हाई थी। ठीक है, और आपको याद है नोकिया के जो लूमिया वाली रेंज आई थी, नोकिया लूमिया रेंज, वो बहुत ही बढ़िया फोन्स थे। और नोकिया एक पहला ऐसा फोन था जो अपने मोबाइल फोन्स के अंदर विंडोज का फीचर ऑफर करता था। मतलब और जो मोबाइल फोन्स थे उसके अलावा हम नोकिया को इसलिए भी डिफरेंट कहा करते थे क्योंकि नोकिया के मोबाइल फोन्स एक विंडोज फोन हुआ करते थे, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ उनका ये जो रिश्ता था ये बहुत पुराना था। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट को लगा कि यार हम अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर नोकिया के मोबाइल फोन कंपनी को ऑफर कर रहे हैं, क्यों ना हम इस मोबाइल फोन कंपनी को ही खरीद लें। ठीक है ना, ऐसा करते हैं क्योंकि नोकिया ना एक बहुत ही टफ टाइम को फेस कर रहा था जब अदर कंपिटिटर्स मार्केट में एंटर हुए बहुत बढ़िया फीचर्स के साथ, बहुत बढ़िया प्राइस रेंज के साथ। तो कहीं ना कहीं नोकिया का जो मार्केट शेयर था फिर वो डाउन होने लगा, तो कहीं ना कहीं नोकिया को भी पैसों की जरूरत थी। तो ऐसे में माइक्रोसॉफ्ट ने सोचा कि क्यों ना हम नोकिया मोबाइल फोन कंपनी को परचेज कर लें। तो 2013 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक्वायर कर लिया था नोकिया की कंपनी को। ठीक है, अब नोकिया कहती है जी ठीक है आप हमारा बिजनेस खरीद सकते हो, और जब आप हमारा बिजनेस खरीदोगे तो हमारे एसेट भी आपके, हमारी लाइबिलिटीज भी आपकी, क्योंकि देखो जब आप किसी का बिजनेस खरीदोगे तो सब कुछ दिया जाता है, एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों दी जाती है। तो नोकिया कहता है कि सुनो माइक्रोसॉफ्ट, आप हमारा बिजनेस को खरीद के लेके जा रहे हो, आप हमारा बिजनेस को खरीद के लेके जा रहे हो, बट एक बात का ध्यान रखो कि ये जो कस्टमर हमारे पास जुड़े हुए हैं ना, ये नोकिया ने अपनी मेहनत से जुड़े हैं। ये नोकिया की ब्रांड वैल्यू है, ये नोकिया की ब्रांड वैल्यू है जिसको आप आगे जाके एंजॉय करने वाले हो, यानी कि हमारी गुडविल है जिसकी वजह से आज कस्टमर हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो आपको इस गुडविल का भी पैसा भरना पड़ेगा। उसने कहा बताओ फिर क्या है आपकी वैल्यूएशन। तो नोकिया ने कहा कि देखो भाई, सपोज करो कि अगर हमारा ये बिजनेस 700 करोड़ का आप खरीदने जा रहे हो तो मैं आपसे 850 करोड़ रुपए लूंगा। उसने कहा कि हमारे बिजनेस की जो नेटवर्थ है, नेटवर्थ ही बोलेंगे ना, हमारे जो बिजनेस की नेटवर्थ है वो 700 करोड़ रुपए की है, पर हम आपसे 850 करोड़ रुपए लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई हमें हमारे गुडविल का पैसा चाहिए। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया की कंपनी को ही नहीं खरीदा, उसकी गुडविल को भी खरीदा। तो आपने देखा कि कुछ टाइम बाद आपको देखने को मिला कि नोकिया के मोबाइल फोन के ऊपर भी माइक्रोसॉफ्ट लिखा आ रहा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको खरीद लिया था, उनकी ब्रांड वैल्यू को भी खरीदा और उनके एसेट्स को भी खरीदा, उनकी लाइब्रेरी, उनके पूरे बिजनेस को उन्होंने एक्वायर कर लिया था। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि जब एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को खरीदा तो उसने उसकी गुडविल को खरीदा, उसके लिए पैसे दिए। तो जब पैसे दिए तो क्या आप उस चीज को बुक्स में नहीं लिखोगे? भाई हमारी अकाउंटेंसी क्या कहती है कि सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड होती हैं, जो भी आपकी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होंगी वो सभी बुक्स में रिकॉर्ड होंगी इफ इट इज रिलेटेड टू योर बिजनेस। तो क्या ये बिजनेस से रिलेटेड
बात नहीं है। आपने अपने बिजनेस के लिए कोई चीज खरीदी है, उसके लिए पैसे भी भरे हैं, तो क्या आप इसे रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। सो ये एक रीजन है कि जो परचेज गुडविल होती है ये रिकॉर्ड की जाती है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और आप इसे एज एन एसेट शो करते हैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर। ये जो इन दोनों के बीच में आपने एक बात देखी, तो यहाँ पर आपको ये पता चला ना कि ये जो गुडविल का पैसा माइक्रोसॉफ्ट ने भरा नोकिया को 150 करोड़ रुपए, वो क्या थी उसकी? परचेज गुडविल। तो इस तरीके से बिजनेसेस के अंदर गुडविल को खरीदा और बेचा जाता है। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको बात बताई ना दैट इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ये है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अब मैडम ये क्या होता है? बच्चे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या है? हमारे पास हमारी अकाउंटेंसी में भी एक रूल बुक है जो हमें अलग अलग एसेट्स या अलग अलग चीजों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझाती है। ठीक है, तो उसी तरीके से एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है जो हमारे अकाउंटेंसी में इनटेंजिबल एसेट्स के लिए है। किसके लिए है? इनटेंजिबल एसेट्स के लिए। कौन सा रूल है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि सिर्फ और सिर्फ परचेज गुडविल ही बुक्स में रिकॉर्ड की जाएगी। क्या बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26? याद रखना है कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ परचेज गुडविल ही रिकॉर्ड की जाएगी। और भी कुछ बात है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के बारे में, जो बात हम अभी थोड़े टाइम बाद पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये कहता है कि परचेज गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड की जाती है। यहां तक बात सबको समझ में आ चुकी है? बहुत ही बढ़िया। अब मैडम जी ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है? अब बच्चे सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है कि वो गुडविल जो बहुत सारे अदर फैक्टर्स की वजह से अराइज हुई हो। अभी हमने कितने सारे फैक्टर्स पढ़े ना, अगर उनमें से किसी भी फैक्टर की वजह से आपकी कोई गुडविल अराइज हुई है तो उसे सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं। आप सपोज करो कि यार मेरे पास ना, मुझे ना किसी बड़ी कंपनी की गुडविल को खरीदना था, लेकिन मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है कि मैं किसी कंपनी को खरीद सकूं या उसकी गुडविल को खरीद सकूं, उसके बिजनेस को खरीद सकूं। तो मैंने कहा कि ऐसा करते हैं काजोल, अपना खुद का ही बिजनेस शुरू कर लेते हैं। तो बस उसी एक इनिशिएटिव के साथ मैंने यहाँ पर एक कोचिंग बिजनेस स्टार्ट किया जिसका नाम दिया मैंने KCC, काजोल कॉमर्स क्लासेस। अब क्या हुआ, इस काजोल कॉमर्स क्लासेस में मैंने खूब मेहनत से काम किया। अच्छी लोकेशन पे पहले तो अपना बिजनेस को स्टैब्लिश किया, एक ऐसी जगह पे अपना कोचिंग का बिजनेस स्टार्ट किया जहां पर बच्चे आते जाते रहते हैं और बहुत आसानी से आ जा सकते हैं। उसके बाद क्वालिटी पे वर्क किया, बहुत अच्छे से बच्चों को पूरी मेहनत से पढ़ाया, पूरे डेडिकेशन से पढ़ाया, कॉस्ट इफेक्टिवली पढ़ाया, यानी कॉस्ट में अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मैंने उनको प्रोवाइड कराई, जिसकी वजह से मार्केट में मेरा नाम होने लगा। तो इस KCC इंस्टीट्यूट का नाम जगह जगह फेमस होने लगा, जगह जगह मेरी ब्रांड वैल्यू एस्टैब्लिश होने लगी। तो आप कहेंगे कि मैडम अभी तो ऐसा कुछ हमें सुनाई दे नहीं रहा है। तो कोई बात नहीं बच्चों, आज मजाक है तो कल मिसाल भी होंगे। देख लेना तुम भी, एक दिन हमारे चर्चे भी सरेआम होंगे। अगर पहले ही मैं ये सोच लेती कि यार कुछ होगा नहीं, तो मैं कहीं तक पहुंच ही नहीं पाऊंगी। किसी चीज को पाने के लिए, हासिल करने के लिए उस चीज की तरफ बढ़ना जरूरी होता है, कुछ करना जरूरी होता है। बिना कुछ किए तो हम कैसे कह सकते हैं? जब तक हम एग्जाम देंगे ही नहीं तब तक हम पास होने वाले हैं या फेल होने वाले हैं, इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा? रिजल्ट, परिणाम चाहे कुछ भी निकले, लेकिन एग्जाम देना बहुत जरूरी है। तो अभी मैं अपने एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, मेरे एग्जाम अभी चल रहे हैं और मुझे पता है कि अगर मैंने कड़ी मेहनत करी तो मुझे इसका रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। तो भैया यहाँ पर भी यही बात है कि एक दिन मैंने बहुत मेहनत करी और ये जो KCC है, काजोल कॉमर्स क्लासेस, ये एक दिन सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा और मार्केट में सिर्फ KCC का ही नाम चल रहा है। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पर एक बहुत अच्छी गुडविल कमा ली है। बट इस गुडविल को मैंने किसी से खरीदा नहीं, मैंने किसी को बेचा नहीं, यानी कि ये जो मैंने मेहनत करी, ये जो मैंने फेवरेबल लोकेशन पे काम किया, ये मैंने जो हार्डवर्क किया, जो मैंने क्वालिटी एजुकेशन दी लोगों को, तो इसको मॉनेटरी टर्म्स में पहचानना बड़ा मुश्किल है। ये क्वालिटी एजुकेशन ने मुझे कितनी गुडविल कमा के दी, इसको मैं मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकती। और जब कोई चीज मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं की जा सकती तो भाई वो हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। हमने गुडविल तो जनरेट करी है, अपनी ब्रांड वैल्यू तो बनाई है, लेकिन हम उसे बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। और ऐसा भी हमें कौन कहता है? AS 26 कहता है।
तो AS26 क्या कहता है जी, सिर्फ और सिर्फ आप परचेज्ड गुडविल को ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब बच्चों आज हमने गुडविल की पूरी थ्योरी यहाँ पर कवर अप कर ली है। जो बेसिक हमें पढ़ना था गुडविल के बारे में वो सारा हमने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग करेंगे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, और उसी के साथ साथ जो एक दो बात मुझे और आपको बतानी होगी, लाइक जो भी मेथड्स हैं तो उनकी जो मीनिंग होगा, जैसे कि एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट क्या होता है, तो इन सब की मीनिंग में आपको साथ साथ ही आपको क्वेश्चंस के साथ ही बताती चली जाऊंगी। बट आपको क्योंकि अब एमसीक्यूज पे भी ज्यादा फोकस करना है तो उसके लिए ये सब कुछ पढ़ना बहुत जरूरी था। तो बच्चे आप यहां तक पहले अपने इस चैप्टर को प्रिपेयर करके रखिएगा, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज सॉल्व कर लीजिएगा, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम धमाकेदार तरीके से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।